हम लोग अभी बोर्स एटॉमिक थ्योरी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज होता है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, उसके बारे में बहुत सारा चीज़ देखे थे। कैसे कैसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन कैलकुलेट किया जाता है ये भी देखे थे। आज हम लोग कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो लाइन होता है, जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, उसका अपना एक डिफरेंट डिफरेंट रेंज होता है, उसका अपना एक पार्टिकुलर वेवलेंथ होता है, वो एक पार्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो उस डाटा को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला सीरीज जो है वो लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज फर्स्ट सेल में एग्जिस्ट करता है और फर्स्ट सेल के ऊपर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और टू इनफाइनाइट्स, ये N2 होता है और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में एग्जिस्ट करता है। अल्ट्रावायलेट रीजन। उस तरह से दूसरा जो है वो बाल्मर सीरीज, ये सेकेंड सेल में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड सेल से ऊपर जो हुआ थर्ड सेल, फोर्थ, फिफ्थ, टू इनफाइनाइट, ये N2 का वैल्यू होता है और ये विजिबल रीजन। उस तरह से पास्टन सीरीज, ये थर्ड सेल में एग्जिस्ट करता है। थर्ड से ऊपर 4, 5, 6 टू इनफाइनाइट जो है वो N2 का वैल्यू होता है और ये जो है वो इंफ्रारेड रीजन में होता है। इंफ्रारेड रीजन में होता है। इसके बाद पास्टन के बाद ब्रैकेट, ये फोर्थ सेल में एग्जिस्ट करता है और फोर्थ से ऊपर जो भी वैल्यू होते हैं 5, 6, 7 टू इनफाइनाइट, ये सब N2 का वैल्यू होता है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में। लास्ट सीरीज जो है वो फुंड सीरीज है। फुंड सीरीज फिफ्थ सेल में एग्जिस्ट करता है और फिफ्थ सेल के ऊपर 6, 7, 8 टू इनफाइनाइट जो है वो N2 का वैल्यू होता है, ये इंफ्रारेड रीजन है। तो लाइमन सीरीज में जो भी लाइन हमको मिलेगा उसका जो भी वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वो अल्ट्रावायलेट रेज के इक्विवेलेंट होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में एग्जिस्ट करता है। उस तरह से बाल्मर सीरीज जो है, बाल्मर सीरीज में जो भी इमिशन स्पेक्ट्रम, जो भी लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसका जो वेवलेंथ है, उसका जो एनर्जी है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, वो सिर्फ स्पेक्ट्रम के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए वो विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करता है। इस तरह से पार्शियल ब्रैकेट फंड जो है वो इंफ्रारेड के इक्विवेलेंट होता है, मतलब इंफ्रारेड का जो भी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब होता है, वैसा ही ये लो का भी होता है। इस तरह से हम लोग ये छोटी सी बात को ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 3 मोल हाइड्रोजन एटम when an electron comes from first excited state to visible region
सबसे पहले प्रॉब्लम में जो गिवन होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आंसर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले गिवन की बात, गिवन में हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो नंबर ऑफ मोल 3 है। इसके बाद व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू विजिबल, विजिबल रीजन का मतलब हुआ बार्नर सीरीज, और बार्नर सीरीज का मतलब हुआ सेकेंड एनर्जी शेल। तो यहाँ पे N1 का वैल्यू जो है वो 2 है। सेकेंड शेल के जस्ट ऊपर जो रहता है रीजन, मतलब सेकेंड शेल के ऊपर थर्ड शेल रहता है, उसी को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे N2 का वैल्यू जो है वो 3 हो गया। अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट रहता तो ये हमारा बार्नर सीरीज सेकेंड, इसके जस्ट ऊपर थर्ड शेल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसके ऊपर थर्ड शेल सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसके ऊपर फिफ्थ शेल थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इस तरह से हम लोग N2 का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे ये सारे वैल्यू दिए गए हैं और हम लोग से एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला एनर्जी का होता है एनर्जी इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये जूल में हमारा आंसर आएगा और ये जो एनर्जी होगा वो 1 एटम का होगा। हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर जूल पर एटम। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हम रहने दिए हैं, या लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। अगर यहाँ पे z स्क्वायर कर दिया जाए तो ये 1 का स्क्वायर कुछ होता नहीं है, तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम 1 का स्क्वायर कर दें इंटू 1 का स्क्वायर जूल पर एटम। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो x जूल अगर आता है तो ये एनर्जी 1 एटम का है। हमको 3 मोल एटम का एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी ऑफ 3 मोल एटम इसका टू, ये 1 एटम का एनर्जी x है, इसमें 3 का इंटू करेंगे और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे फाइनली हमारा आंसर आएगा y जूल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ यहाँ पे। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में भी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन हम निकाल सकते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे ऐसे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करें, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन when an electron comes from six energy shell to ultraviolet region। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, हम लोग से यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इज इक्वल टू व्हाट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कम बैक फ्रॉम 6 एनर्जी शेल।
नंबर ऑफ सेल जो है वो 6 है। अल्ट्रावायलेट रीजन का मतलब होता है कि ये लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, लाइमन सीरीज की बात कर रहा है। तो लाइमन सीरीज कहां पे होता है? फर्स्ट सेल में होता है। तो यहां पे N1 का वैल्यू जो है वो फर्स्ट है। तो लाइमन सीरीज में जो स्पेक्ट्रम लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है वो n-1 होता है। फॉर लाइमन सीरीज टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इज इक्वल टू n-1। n का वैल्यू 6 से 6 एनर्जी शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6-1 इक्वल टू 5 लाइन्स। इस तरह से हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बोर्स एटॉमिक थ्योरी का डिमेरिट देखेंगे। डिमेरिट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। डिमेरिट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहला डिमेरिट है कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी केवल एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता है। डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा यह है कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी केवल यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए वर्क करता है, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन हो। अगर किसी भी एटम आयंस में एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है तो वहां पे बोर्स एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। इट इज only applicable for uni electronic system। यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब हुआ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। बोर्स एटॉमिक थ्योरी की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टडी किए, उसमें डिफरेंट फाइन लाइन सबको मिला। बट फर्दर जब उस फाइन लाइन्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो फर्दर वेरी फाइन लाइन्स पे स्प्लिट कर जाता है। इसको जीमैन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो जीमैन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट के बारे में बोर्स कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिए थे, इसलिए ये भी इनका डिमेरिट है। They are not able to explain Zeeman effect and Stark effect। ये Zeeman effect क्या होता है? अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहे हैं और वहां पे उसका स्प्रेडिंग होता है तो वो जीवन इफेक्ट होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इनटू मैग्नेटिक फील्ड। उस तरह से यहां पे स्टार्क इफेक्ट, वही बात बोलेंगे, द स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
और लास्ट जो है बोर्स एटॉमिक थ्योरी के बाद हम लोग डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई भी इंफॉर्मेशन बोर्स एटॉमिक थ्योरी में नहीं था। नो एनी इंफॉर्मेशन about dual nature of electron। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्टडी करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग और भी बहुत सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।